हेलो दोस्तों, अप टू CSC एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विशाल बरनवाल आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी जिस उद्देश्य से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, दरअसल भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है कि प्रत्येक स्टेट PCS में, UPSC में सब जगह इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। UPSC की बात छोड़ दें तो स्टेट PCS में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि उन प्रश्नों को आराम से हल किया जा सकता है, थोड़ा सा पढ़ के हल किया जा सकता है। और पॉलिटी का सेक्शन इजी होता है, सरल होता है, मेहनत करके इसमें ठीक ठाक स्कोर लाए जा सकते हैं, जो कट ऑफ क्रॉस कराने में या कट ऑफ के पास पहुंचने में आपके सिलेक्शन में बहुत मददगार होगा। बिहार PCS में जो प्रश्न राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं और उन प्रश्नों को आराम से हल किया जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में कि संविधान के जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको 1 बाय 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कारण यह है कि समय कम है, संभावित तिथि तो नहीं आई है, लेकिन संभावित सप्ताह आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन में काफ़ी पहले ही जारी कर दिया है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की संभावित तिथि आयोग ने तय की है। परीक्षा कब लेगी आयोग, ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम है पढ़ना, हम इसको पढ़ेंगे। अभी इसके अलावा जैसे बिहार स्पेशल है, साइंस है, करंट है, इस पर हम लोग फोकस कर ही रहे हैं, करेंगे भी। आपको समय के साथ निरंतर इस पर क्लास मिलती रहेगी। आज का जो सेशन है वो भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के है और भारतीय राज्य व्यवस्था में आर्टिकल 1 से हम शुरू करेंगे और आने वाले समय में हफ्ते 10 दिनों में कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करें और कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स में आने वाले सारे प्रश्न हमारे लेक्चर में, हमारे नोट्स में कवर हो जाए। एक दो क्वेश्चन अगर बाहर आ भी जाता है तो उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 150 में 106, 107 हाईएस्ट कट ऑफ गया है। तो हमें ये मान के चलना है कि 150 प्रश्नों में 115, 120 सेफ जोन में रहने के लिए 115, 120 के आसपास प्रश्नों को टच करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें संविधान पढ़ना है, लेकिन संविधान कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा प्रश्न हल हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमें कोर्ट में जाकर के मुकदमे नहीं लड़ने हैं, हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जिस सिलेबस को कमीशन ने फ्रेम किया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें उसी हिसाब से चलना है। तो हमें संविधान नहीं पढ़ना, हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है। और राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिससे प्रश्न आते रहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को टच करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है मित्रों कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 से प्रश्न बनते हैं, सामान्यतः 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं और इसी को रिपीट करता है कमीशन। इसी को रिपीट करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाता है कि हमारे संविधान में हमारे देश को क्या कहा गया है। हमारे संविधान में हमारे देश को क्या कहा गया है? तो जैसे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला क्या है? भारत अर्थात इंडिया, और दूसरा राज्यों का एक संघ। तो अगर पूछेगा कि हमारे संविधान में देश को क्या कहा गया है, हमारे देश का क्या नाम है, तो हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, जैसे ये कि संघ जो है, इसके लिए हमारे पूरे के पूरे संविधान में
यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है? भाई बहुत से देशों में फेडरेशन भी बोला गया है। फेडरेशन, इसका मतलब भी संघ होगा, इसका मतलब भी संघ होगा। और एक होता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, इसका मतलब भी संघ होगा। इसमें हालांकि महासंघ और इसमें परिसंघ। आप गूगल पे जाएंगे तो आपको कई सारे नाम मिलेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि तीनों का मतलब सामान्य भाषा में संघ होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया, कॉन्फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया। कुछ टेक्निकल बातें होंगी, कुछ तो कारण होगा। तो इसको ऐसे उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि हम कोई एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं, या फिर जैसे आप लोग सुनते होंगे मजदूर संघ, है ना, तो वो मजदूर का जो संघ होता है तो उसमें कौन शामिल होता है? हर वो व्यक्ति जो मजदूर है वो उस मजदूर संघ का सदस्य हो सकता है। और वो मजदूर संघ का सदस्य होगा तो ये तय है कि उसमें वो शर्तों के माध्यम से शामिल नहीं होगा। शर्त सिर्फ इतना है कि मजदूर होना पड़ेगा। यदि मजदूर है तो मजदूर संघ में शामिल होंगे, मजदूर नहीं है तो मजदूर संघ के सदस्य हम नहीं हो सकते। भारत के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि हमारे यहाँ की जो देसी रियासतें हैं उन रियासतों को कैसे हमारे देश में शामिल किया जाए और एक मजबूत संघ का निर्माण किया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि देसी रियासतों से जाकर के उन्होंने बातें की। शर्त ये रखा कि जो भी शर्त होगी वो संघ की शर्त होगी, आपकी कोई शर्त नहीं होगी। आप शर्तों के माध्यम से शामिल नहीं होंगे, आप अपनी संप्रभुता, अपना क्षेत्र, अपना सब कुछ आप हमें देंगे और हम ये तय करेंगे कि आपका राज्य कैसे संचालित होगा। संघ ये तय करेगा, संघ ये तय करेगा कि आपका राज्य कैसे संचालित होगा। तो यूनियन शब्द का प्रयोग इसीलिए हमारे यहाँ किया गया। जैसे फेडरेशन है, अब अमेरिका में फेडरेशन, अमेरिका के संविधान में यूनियन की जगह फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जब आज़ाद हुआ था तो अमेरिका के 13 राज्य सन 1776 में शर्तों के माध्यम से एक संघ का निर्माण किए। तो वहाँ पर उनकी अपनी शर्तें थीं। उनका अपना एक अलग संविधान है और संघ का एक अलग संविधान है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। तो शर्तों के माध्यम से उन्होंने जब संघ का निर्माण किया तो वहाँ पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं था। हमारे यहाँ आप शामिल होंगे, आपकी संप्रभुता पूर्णतः संघ में शामिल होगी और आपके लिए नियम कानून संघ बनाएगा। इस वजह से हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न ये भी पूछता है प्रीलिम्स में कभी कभी कि आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये लिया कहाँ से गया है? किस देश के संविधान से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, किस देश के संविधान से हमने इसको अपनाया है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा से। हमने इसे कनाडा से लिया है। प्रश्न को यदि वो कठिन बनाना चाहेगा तो वो ये लिख सकता है कनाडा की जगह, अगर ऑप्शन में कनाडा नहीं है तो ऑप्शन में होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। क्या होगा? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 1। सीधी सी बात है, 3-4 शब्द है। हमारे संविधान में हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। ये क्या है? यह राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। और
थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो राज्य शब्द है, ये जो राज्य शब्द है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कब हम कहेंगे कि कोई क्षेत्र राज्य है, कब हम कहेंगे कोई क्षेत्र राज्य है। जैसे हम इलाहाबाद, लखनऊ या आगरा को तो राज्य नहीं कह सकते, या केंद्र शासित प्रदेश है तो वो पूर्ण राज्य नहीं है, वो केंद्र के द्वारा शासित है ना। या फिर जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तो हम लोग बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य या गुजरात राज्य। सच्चाई ये है कि अगर सैद्धांतिक पक्ष देखा जाए तो सैद्धांतिक पक्ष में राज्य हम सिर्फ उन विषयों पर लगाएंगे जहाँ पर 4 चीज़ें आवश्यक हो। 4 चीज़ें क्या क्या? पहला, एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, संविधान, या संविधान की जगह आप लिखिए यहाँ पर सरकार। और चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, संप्रभुता। राज्य कहलाने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। अब हमारा देश है, भारत है, हमारे पास एक निश्चित भूभाग है, हमारी जनसंख्या है, हमारी एक सरकार है और हमारे पास संप्रभुता भी है। हमारे पास संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। संप्रभुता हम तब कहेंगे कोई देश संप्रभु तब होगा जब वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा। अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उसे किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना होगा, किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, अब अगर अनुसूचियों में हमारे यहाँ चीज़ों को बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। लेकिन उसी राज्य के संदर्भ में यदि बात संघ सूची की आएगी तो फिर संघ प्रभावी होगा, न कि राज्य प्रभावी होगा। या फिर जैसे उत्तर प्रदेश है या गुजरात है या फिर पंजाब है, अब वो अपने राज्य सूची के विषय पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको यदि बाहर विदेशों से कोई समझौता करना पड़ेगा तो उसके लिए संघ की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अपने सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यही कारण है कि उनके पास, जैसे गुजरात के पास, उत्तर प्रदेश के पास निश्चित भूभाग है, उनकी अपनी एक जनसंख्या है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभु नहीं है। संप्रभु इसलिए नहीं है कि वो बहुत सारे निर्णय लेने के लिए संघ पर डिपेंड है। संघ तय करता है कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे फॉरेन पॉलिसी है, अब उत्तर प्रदेश की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो केंद्र सरकार की फॉरेन पॉलिसी है। तो केंद्र सरकार को हम सैद्धांतिक रूप से राज्य कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश को प्रदेश कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए तो जैसे हम लोग स्टेट पीसीएस जब देते हैं तो पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रांतीय लोक सेवा। प्रांतीय शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आइए आर्टिकल 1 के बाद अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। एक बार फिर से मैं बता दूं, आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। यदि कनाडा ऑप्शन में नहीं होगा तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका होगा। ठीक है, हमारे देश में संघ का प्रयोग किया गया है और संघ के लिए इंग्लिश में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का नहीं, कॉन्फेडरेशन का नहीं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 बेसिकली राज्य से संबंधित है कि हम कब नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना कैसे होगी, क्या होगी,
उसके बारे में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। पहला प्रश्न, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। यदि हम लोग बाहर से किसी राज्य क्षेत्र को अंतरित करते हैं या फिर किसी क्षेत्र को हम शामिल करते हैं तो उसके लिए साधारण बहुमत का प्रयोग होगा। हमेशा याद रखिएगा, इसका प्रयोग होगा साधारण बहुमत का प्रयोग होगा, पहला। दूसरा कि इसी आर्टिकल 2 के माध्यम से हम लोगों ने सिक्किम को शामिल किया था। सिक्किम संविधान संशोधन, एक सेकंड जरा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ, संविधान संशोधन अधिनियम 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हम लोगों ने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया। और फिर ठीक उसके एक साल बाद यानी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हम लोगों ने इसी सिक्किम को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, ये साधारण बहुमत से होता है और इसी के तहत हम लोगों ने सिक्किम को शामिल किया था। 1974 में शामिल किया था। थोड़ा डेट वगैरह फैक्ट चीज़ें आप लोग देख लिया कीजिए, हमें याद रहता है तो हम बता देते हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्म कर लिया कीजिए। यह 35वां संविधान संशोधन आई थिंक 1974 है शायद, और ये 1975। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, ये साधारण बहुमत से इसको शामिल किया जाता है। अच्छा, इसमें बदलाव किसमें किया जाता है? इसमें बदलाव किया जाता है अनुसूची 1 में, पहली अनुसूची में जोड़ा जाता है, क्योंकि पहली अनुसूची ही हमारे राज्यों से संबंधित है। ठीक है, ये आर्टिकल 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। हम लोगों को क्या है कि जैसे बहुत डीप में जाने की बजाय हम लोग को सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो आर्टिकल से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे, वो हमसे छूटने ना पाए। ठीक है। अच्छा, अभी लेक्चर में यदि बाय द वे मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कहीं कुछ होता है, तो उसको MCQ के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। कुछ चीज़ें अगर छूटती भी हैं तो वो MCQ के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। अब आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? जैसे आर्टिकल 2 क्या था? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। आर्टिकल 3 क्या गया है? हमारे देश के अंदर जो हमारा राज्य क्षेत्र है उसके अंदर नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण। याद रखिएगा, आर्टिकल 2 है बाहर से किसी क्षेत्र को यदि हम अपने देश में मिलाते हैं तो वो आर्टिकल 2 है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या गया है? हमारे ही देश के अंदर यदि नए राज्य का निर्माण करना है। जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ढेर सारे नए राज्य बनाए गए। जैसे उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काट के झारखंड बना, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना, अभी तेलंगाना का निर्माण हुआ। तो ये कोई बाहर के क्षेत्र नहीं थे, हमारे ही देश के अंदर के वो क्षेत्र थे जो प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, संसाधनों के आधार पर या फिर जनता की एक व्यापक स्तर पर मांग के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। इसका पूरा का पूरा अधिकार संसद के पास है।
राज्य सिर्फ इस विधेयक में राय देने का काम करते हैं, अधिकार नहीं है इनके पास। इस बात को याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, अभी उसकी प्रक्रिया भी देखेंगे कि कैसे नए राज्यों का निर्माण होता है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, इसमें भी कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला तो ये है कि ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा। ये विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है? किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, दूसरा एक राज्य से दो राज्य बनाना, एक राज्य से दो राज्य बनाना, या राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है मित्रों कि नए राज्यों का निर्माण तो हम लोग करेंगे आर्टिकल 3 के माध्यम से। कब हम करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर से अधिकार है। ये पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अधिकार है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर से अधिकार है। अब देखिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2022 लाया गया। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2022 लाया गया। तो ये अधिनियम, मैंने कहा कि ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पास होगा। तो ये सबसे पहले जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति इसको संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल को ये देंगे। राज्यपाल को देगा। राज्यपाल क्या करेगा कि संबंधित राज्य के पटल पर रखवाएगा। ठीक है, संबंधित राज्य के पटल पर यह रखवाएगा। राज्य एक निश्चित समयावधि के अंदर अपनी राय देगा। निश्चित समयावधि, वो समयावधि कितनी है ये संविधान में जिक्र नहीं है। निश्चित समयावधि के अंदर वो राय देंगे। अब उस राय को संसद मानता है कि नहीं मानता है, संसद इसके लिए स्वतंत्र है ना। चलिए, ये एक प्रक्रिया हो गई। क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2022 पेश किया गया। यह राष्ट्रपति के पास गया अनुमति के लिए, राष्ट्रपति ने अनुमति दिया। उसके बाद राष्ट्रपति इसको संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा। राज्यपाल इसको फिर संबंधित राज्य के पटल पर रखवाएगा। निश्चित समयावधि के अंदर वो राज्य अपनी राय संसद को देगा। फिर ये विधेयक वापस
राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति इसको संसद के पास देगा। अब फिर लोकसभा और राज्यसभा इसको पास करेंगे, और पास करेंगे। यदि ये विधेयक पास हो जाएगा तो ये अधिनियम का रूप ले लेगा, और फिर जैसे ही राष्ट्रपति का इस पर सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा, उसी दिन से ये अधिनियम लागू हो जाएगा। ये था आर्टिकल 3। तो अब आर्टिकल 1 हम लोगों ने पढ़ा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 हम लोगों ने पढ़ा कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कैसे होगी। आर्टिकल 3 हम लोगों ने पढ़ा कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, जो हमारे देश के अंदर जो राज्य क्षेत्र है। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया। अभी इसमें कुछ बेसिक की चीज़ें हो सकता है छूट गई हों, तो प्रश्नों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। कहीं कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम और बेहतर देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।